हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है। फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स के यूनिट 2 के पार्ट 2 पे हम आ गए हैं। पार्ट 1 ऑलरेडी अपन ने कंप्लीट करा है। थोरोली अपन ने बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, डेरिवेटिव्स, इनके बारे में अच्छे से डिस्कशन कर लिया है, अच्छे से अपन ने उनको समझ लिया है। यूनिट 2 में कुछ टॉपिक्स रह गए हैं तो इनको भी जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। प्राइसिंग ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, प्राइसिंग ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, वैसे अपन ने यहाँ पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है ना। तो जब अपन ने फॉरवर्ड और फ्यूचर में डिफरेंस सीखा था तो क्या सीखा था कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कौन रेगुलेट करेगा, एक थर्ड पार्टी रेगुलेट करेगी। और किनके बीच में रेगुलेट होगा, ये जो थर्ड पार्टी है ये बायर एंड सेलर के बीच में रेगुलेट करेगी ये थर्ड पार्टी। तो अपने यहाँ पर से भी रेगुलेट कर रही है, कोई स्टॉक एक्सचेंज रेगुलेट कर रहा है। तो जब ये रेगुलेशन हो रहा है तो ये इनके बीच के लिए कुछ मार्जिन भी लेगी, ठीक है, कुछ मार्जिन, यानी कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है तब ये कुछ पैसा इन पर रखवाती है ताकि आप बीच में कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के भाग न जाए, या आप बायर न भाग जाए या सेलर न भाग जाए, मिस्टर पिंटू नहीं भागे या उसके दुकानदार नहीं भागे, ठीक है। तो इनिशियल मार्जिन जो स्टार्टिंग में रखवाया जाता है और इसके बाद में जैसे 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 प्रॉफिट और लॉस होना शुरू होता है, मेंटेनेंस मार्जिन कंपनी जो है थर्ड पार्टी वो डिमांड करती है। ये ऑलरेडी अपन ने लास्ट यहाँ तक टॉपिक अपन ने फर्स्ट पार्ट के अंदर कर लिया था। अब जो नेक्स्ट है करेंसी फ्यूचर। अब करेंसी फ्यूचर क्या होता है, करेंसी फ्यूचर होता है कि जब हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करेंसी के लिए कर रहे हैं, करेंसी के लिए जैसे कि अभी डॉलर का रेट अप्रोक्सीमेटली 80 रुपीज चल रहा है ना, कुछ फ्रैक्शन में चलता है लेकिन अपन इसको 80 रुपीज मान के करते हैं, है ना। 80 रुपीज, $1 इक्वल टू 80 रुपीज चल रहा है, ठीक है। तो जब ये चल रहा है तो अपन प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि हम आज से 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, सपोज 1 दिसंबर 2023 को इसका रेट क्या होने वाला है अपन प्रिडिक्ट कर रहे हैं और इसके बारे में अपन कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये भी फॉरेन करेंसी का, इसको क्या बोलेंगे अपन, करेंसी फ्यूचर। ये दो पार्टीज बाइंग एंड सेलिंग सेम होता है। जैसे अपन ने कमोडिटी का देखा था, इंडेक्स का देखा था, शेयर का देखा था, ऐसे करेंसी का भी होता है, इंटरेस्ट का भी होता है। अब हेजिंग क्या होती है, हेजिंग एक अलग टर्म है, इसके अंदर हेजिंग अपन डिटेल में पढ़ने वाले, है ना। हेजिंग अलग से टॉपिक भी है। स्पेकुलेशन, हेजिंग आने से पहले अपन स्पेकुलेशन समझ लेते हैं। स्पेकुलेशन बेसिकली सट्टा जुआ को ही कहा जाता है। अगर इसका थोरोली आप ढूंढोगे मतलब तो सट्टा जुआ, गैम्बलिंग, इसी तरीके से इसका मतलब निकल के आता है। अब हेजिंग क्या, स्पेकुलेशन क्या होता है, स्पेकुलेट करना है, यानी कि सौदेबाजी करना। आप पता लगाना कि फ्यूचर के अंदर प्राइस क्या होने वाली। जब मैं इसके बुकिश लैंग्वेज में जाता हूं तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आर एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव फॉर स्पेकुलेटर। जो सौदेबाजी कर रहा होता है, जो जुआ लगा रहा होता है, उसके लिए काफी अट्रैक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि 1000 रुपीज का कॉन्ट्रैक्ट करना है सपोज, तो मेरे को केवल 10% मार्जिन रखना होता है यूजुअली। कहीं कहीं 20% भी है लेकिन 10% मार्जिन रखना होता है। यानी 100 रुपये रखकर मैं 1000 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता हूं। इसी को ही अपन स्पेकुलेशन बोल रहे हैं और यहां पर जुआ कराया जा रहा है, क्योंकि फ्यूचर तो अनसर्टेन है। फ्यूचर की कोई भी, आपको बड़े से बड़े स्टॉक का पंडित ले लीजिए, स्टॉक एनालिसिस ले लीजिए, वो नहीं बता सकता कि आज से 1 साल बाद इस स्टॉक का प्राइस या इस शेयर का प्राइस क्या होने वाला है। केवल प्रिडिक्ट करा जाता है। स्पेकुलेशन में प्रिडिक्ट ही होता है और कब क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता, केवल प्रिडिक्ट करा जाता है थ्रू चार्ट, थ्रू प्रीवियस डेटा। लेकिन फ्यूचर तो अनसर्टेन होता है ना। तो अपन इसको अगर एक्चुअल वे से और थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे से प्रिडिक्ट करते हैं तो इसके प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, हायर चांसेस हो जाते हैं। किस मिला के कि अगर आपको क्रिकेट खेलना आता है तो जीतने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, अगर क्रिकेट खेलना नहीं आता तब तो आप हारेंगे ही हारेंगे, ठीक है। हाँ, तो अब आ जाए अपना मेन टॉपिक जो इस सेकेंड पार्ट में है, वो है हेजिंग। अगर आपको म्यूचुअल फंड एडवाइजर बनना है, अगर आपको शेयर मार्केट में वर्क करना है, अगर आपको किसी भी कंपनी के अंदर, म्यूचुअल फंड की किसी भी कंपनी के अंदर वर्क करना है, किसी भी बैंक के अंदर वर्क करना है, स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में, डेरिवेटिव मार्केट में, कमोडिटी मार्केट में, तो हेजिंग आनी चाहिए आपको। अब सर हेजिंग क्या होती है? देखो टेक्निकल्स तो बहुत सारी चीजें हैं लेकिन मैं आपको बहुत बेसिक से सिखाता हूं हेजिंग का मतलब। बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूं, जिसको बिल्कुल कुछ भी नहीं पता वो हेजिंग समझ जाएगा, ठीक है। हेजिंग के अंदर हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि एक दो पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट करा, है ना, ए और बी पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट करा कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, मान लेते हैं अपन ये प्रोडक्ट ले लेते हैं, प्रोडक्ट अपन ने ले लिया, सॉल्ट ले लिया,
सॉल्ट की जगह अपन चलो गोल्ड ले लेते हैं, थोड़ा सुनने में भी आपको अच्छा लगेगा, है ना। सोना है, कितना सोना है, ठीक है। तो ए ने कहा इस गोल्ड का प्राइस मैं आपको सेल करूंगा, ये 1 मंथ बाद का है, मान लेते हैं ये 1 जुलाई का है। कॉन्ट्रैक्ट कौन सा हो रहा है, 1 जुलाई 2023 के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। इसमें ए जो है वो सेल कर रहा है, बी जो है वो इसको क्या कर रहा है, गोल्ड को बाय कर रहा है, ठीक है। जब इसने गोल्ड को बाय करा और इसने सेल करा तो एक पर्टिकुलर प्राइस फिक्स होगी कि 1 जुलाई का। तो इसने कहा, इसने जो सेल किया, इसने क्या सोचा होगा कि अपन फ्यूचर में इसकी प्राइस क्या होने वाली है, मैं इसको बेच रहा हूं। तो आज मान लेते हैं गोल्ड की जो प्राइस है वो 60,000 रुपीज है, करंट प्राइस, दिस इज करंट प्राइस, ओके। इतनी बात समझ में आ गई। और फ्यूचर में इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है, फ्यूचर में इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है वो 65,000 रुपीज का इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ए और बी के बीच में, यानी ए 65,000 में सेल करेगा और बी क्या करेगा, 65,000 में बाय करेगा। अब क्या होगा, जिससे ए को प्रॉफिट हो या बी को लॉस हो, बी को प्रॉफिट हो या ए को लॉस हो, इस प्राइस टैग के ऊपर डिपेंड करेगी। अब मान लेते हैं एक कंडीशन के अंदर ये जो 60,000 है, यहां पर थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, हाँ, जब एक कंडीशन में लेता हूं जुलाई 1 जुलाई को जो गोल्ड की प्राइस है वो 62,000 ही रही, तो लॉस किसको हो गया, लॉस हो गया भैया बी को हो गया लॉस, क्योंकि उसने प्रोडक्ट कितने में बाय कर रखा है, 65,000 में। एक्चुअल में अभी प्राइस कितनी है, 62,000, और इस कंडीशन के अंदर ए को प्रॉफिट हो गया। इसी तरीके से जब हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में जा रहे हैं बी में, तो इसको फर्स्ट कंडीशन मान लेना, सेकंड, क्योंकि ए बी से फिर कंफ्यूज हो गए, फिर कहोगे सर ए बी 2 टाइम्स आ गया, तो अपन इसको थोड़ा सा मैं रब कर देता हूँ। हाँ, ये फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन 1 जुलाई को क्या हुई है कि प्राइस हो गया है 70,000 रुपीज। यहां पे लॉस किसको हुआ, यहां पे लॉस हुआ है ए को और यहां पे लॉस हुआ है बी को। अब फिर से एक पहले कॉन्ट्रैक्ट समझते हैं, फिर बेसिक से हेजिंग समझाऊंगा। पहले एक कॉन्ट्रैक्ट समझ लो कि ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ क्या था, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ था, इसको समझ में आ गया ना तो हेजिंग तो ऐसे चुटकियों में समझ लोगे और चुटकियों में करना भी सिखा दूंगा। सीखना करना इसको बहुत इजी है, एक क्लिक के ऊपर हेजिंग शॉर्ट और पुट का कॉल लग जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन उसको सीख रहे कैसे हैं, कैसे हम हमारा लॉस कवर कर रहे हैं, अब सुनिएगा। अब क्या करा है, ए ने सेल करा था 65,000 में, 1 जुलाई को वो बेचने के लिए रेडी हो गया, और बी ने गोल्ड का बाइंग की रेट रखी है 65,000। अब दोनों आज करंट प्राइस तो 60,000 चल रहा है। अब बात होने वाली है, जुलाई आने वाला है, अभी क्या चल रहा है, मई चल रहा है, एंड वीक है, ठीक है। जब मई का एंड वीक चल रहा है, अच्छा आज मेरी एनिवर्सरी भी, विश कर देना, ठीक है, हमारे लिए नहीं, मैडम थोड़ा खुश हो जाएंगे, ठीक है। तो हाँ, 1 जुलाई है, आज 20 भूल जाते हैं यार लड़के लोग, तो 24 में है ना। हाँ, आज मेरी एनिवर्सरी 24 में, ठीक है। तो 1 जुलाई का जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया, जोक्स अपार्ट, 1 जुलाई का जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया वो 62,000 रुपीज अगर प्राइस पहुंच जाती, अगर ये प्राइस पहुंच जाती तो किसको लॉस हो जाता, बी को हो जाता। क्यों, क्योंकि उसने 65,000 में ये चीज बाय कर रखी। अगर उसने 65,000 में कोई चीज खरीद रखी और आज उसका मार्केट का प्राइस 62,000 है, तो भैया को 3,000 का लॉस हो गया ना। यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये इसका लॉस हो गया और इतना ही उसको प्रॉफिट हो गया। अगर इसके विपरीत कंडीशन हो जाती, अगर इसका भाव बढ़ जाता, तो यहां पर इसने सेल कितने में कर रखा है, ए ने 65,000 में, करंट प्राइस कितनी चल रही है 70,000, तो यहां पर लॉस हो गया है ए को 5,000 रुपीज का, ठीक है। अब जो बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं, बिग फर्म्स, यूजुअली बिग फर्म्स है ना, आपके एमएनसी में जो भी काम कर रही हैं, जो भी बड़ी थोड़ा सा करोड़ों का, वो क्या इसका लॉस 3,000 5,000 का नहीं होगा, उनको 30 करोड़ 50 करोड़ का लॉस होगा एक झटके में। और इट इज द फ्रैक्शन ऑफ मिनट के अंदर, कमोडिटी मार्केट के अंदर तो हो जाता है। अपन थोड़ा सा शेयर मार्केट में चलते हैं तो कॉटन पुल में अपन आप मान लो कि 1 घंटे में उसको इतना लॉस लेके वो उठ गया। लेकिन यहाँ इससे बचा कैसे जाए, इससे बचा जाता है एक तो स्टॉप लॉस लगा के और दूसरा हेजिंग करके। अब ये सर हेजिंग क्या है ना, अब ये सब क्या है, हेजिंग क्या है। अब ये हेजिंग में ये क्या करता है, ए एक तरीके का कह देता है कि 65,000 है
तो इसका प्रॉफिट, अगर इसका भाव कम होता है तो इसको प्रॉफिट 3000 का होता है, एक सर्टेन अमाउंट कर देता है, यानी कि इसका विपरीत थिंग बाय कर लेता है। ये क्या बाय कर लेता है? अनदर कॉल, यानी कि ये इसने यहां पर सेल कर रखी है तो दूसरी थिंग ये क्या कर लेगा? बाय कर लेगा। और यहां पर बी ने बाय कर रखा है तो ये क्या कर लेगा? सेल कर लेगा। डिफरेंट पैरामीटर्स पे, यानी कि इसने 65,000 में सेल कर बाय कर रखा है तो ये अदर थिंग में इसको सेल कर देगा, यानी कि इसको जब लॉस कब हो रहा था, बी को लॉस कब हो रहा था? जब इसके प्राइस कम हो रहे थे, तो ये 63 में इसको सेल कर देगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसको अगर मैंने बाय को सेल कर दिया और सेल को बाय कर दिया तो वैसा वर्सा होने के कारण मेरे को एक पर्टिकुलर अमाउंट मिल गया। ये भी समझ में ना आया तो इसको इस तरीके से समझो कि 65,000 रुपीज था हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, है ना। इसका मैंने इंश्योरेंस करा लिया, इस कॉन्ट्रैक्ट का क्या करा लिया? इंश्योरेंस करा लिया। एक रामलाल करके कंपनी है, इस रामलाल कंपनी को मैंने इसका इंश्योरेंस कर लिया 100 रुपीज में, 1000 रुपीज में। किसने कराया? बी ने कराया। अब बी ने इस कॉन्ट्रैक्ट का इंश्योरेंस करा लिया 1000 रुपीज में, यानी कि 1000 रुपीज इसको प्रीमियम के पेड करने। जितना भी लॉस होगा, अगर बी को लॉस होता है 3000 का तो इसको 3000 नहीं देने, इसको कितने देने? 1000 रुपीज। लेकिन यदि प्रॉफिट हो जाता है, बी को इस केस में प्रॉफिट होगा, जब ए को लॉस होगा तो बी को प्रॉफिट होगा, तो ये 5000 का जो प्रॉफिट रहेगा वो तो इसके पास ही रहेगा, इसको 1000 देना है। तो इसका नेट प्रॉफिट कितना हुआ? 4000 रुपीज। नेट प्रॉफिट कितना हुआ? 4000 रुपीज। इसी को हेजिंग कहते हैं। जो हमारे लॉस से बचने के लिए, हमारे लॉस से बचने के लिए हम कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग बाय और सेल कर लेते हैं, इसी को हेजिंग कहा जाता है। अब देखो कि कुछ चीज मैंने खरीद रखी है और मुझे लग रहा है कि वो चीज के जो भाव हैं वो और कम होने वाले हैं, तो मैं वो चीज बेच देता हूं, है ना। ये अपोजिट कॉल अपन को उसकी ले लेनी है। अगर कॉल लिया है तो पुट ले लेता हूं, पुट ले लेता हूं तो कॉल ले लेता हूं। तो ये वाली ही बातें हेजिंग कहलाती है। समझ में आया? इससे क्या होता है, एक हमारी रिस्क भी मिनिमम हो गई और गेन भी मिनिमम हो जाता है, यानी गेन भी इससे जो बढ़ रहा होता है। देखो, अगर इसने अगर 1000 रुपीज का प्रीमियम लिया है तो इसको प्रॉफिट 5000 होने पे भी 4000 ही एक्चुअल प्रॉफिट रहेगा, क्योंकि 1000 तो ये प्रीमियम का दे रहा होता है बी। समझ में आया? इस काइंड ऑफ इंश्योरेंस आप इसको इस तरीके से मान सकते हो। लेकिन इंश्योरेंस में आपको जैसे प्रीमियम पेड करना होता है, जैसे इसी तरीके से इसमें बातें होती है। अब ये हेजिंग की बुकिश लैंग्वेज क्या है? बुकिश ये कहती है, हेजिंग इज एन एक्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग, गार्डिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट अगेंस्ट द अनडिजायर्ड प्राइस मूवमेंट। अनडिजायर्ड प्राइस मूवमेंट देखी थी ना अपन ने ए और बी की। ए क्या चाह रहा था? ए क्या चाह रहा था? अपन ने केस देखा था, कहां गया? हाँ, ए क्या चाह रहा था? ए को प्रॉफिट कब हो रहा था? जब बी को लॉस हो रहा था। ए चाह रहा था इसकी प्राइस क्या हो? और कम होती चली जाए। जितनी प्राइस कम होगी उतना ए को प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर प्राइस बढ़ जाते हैं तो ए को लॉस होगा। तो अनडिजायर्ड जब प्राइस मोमेंट आएगा, अनडिजायर्ड जब प्राइस मोमेंट आएगा तब हमारे बंदे को दिक्कत आने वाली है, और यही दिक्कत से बचने के लिए वो हेजिंग करता है। ठीक है। सपोज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, एग्जाम्पल दिया है, बुक का एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ओनर पोर्टफोलियो स्टॉक वर्थ ऑफ 10 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है। ही इज ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द स्टॉक। वो ऑप्टिमिस्टिक है कि भाव बढ़ने ही बढ़ने वाले हैं। स्टॉक है 10 लाख रुपए का। ही इज नॉट वेरी कंफर्टेबल विद द ओवरऑल मूवमेंट ऑफ द टारगेट। द प्राइस मूवमेंट ऑफ द स्टॉक इज डिपेंड ऑन द बोथ माइक्रो एंड द मैक्रो। ठीक है, ये बात तो समझ। सच एन इन्वेस्टर हेज द पोर्टफोलियो। यहां पर पोर्टफोलियो को क्या किया उसने? हेज बाय सेलिंग इंडेक्स फ्यूचर। इसने क्या करा? सेल कर दिया इंडेक्स फ्यूचर को, सेल कर दिया। एक तरफ तो इसने क्या कर रखा है एक पोर्टफोलियो के अंदर, तो इसने निफ्टी फ्यूचर को जब सेल करा तो इसने क्या करा? अपनी रिमूव कर दी अपनी रिस्क मिनिमाइज करिए, जीरो नहीं करिए, इसने मिनिमाइज करिए। जैसे 1000 इंश्योरेंस का पेमेंट देके अपन ने रिस्क ट्रांसफर कर देते हैं, तो हेजिंग के अंदर भी सिमिलर पैटर्न होता है। अपन रिस्क को मिनिमाइज कर देते हैं जितने अपन सेल और बाय के ऑप्शन, वैसा वर्षा से चलता है। खरीदा है तो बेच दो, बेचा है तो खरीद लो। ठीक है। शॉर्ट किया है तो शॉर्ट किया, अगर अपन ने सेल किया है तो बाय कर लो, बाय किया है, कॉल किया है तो पुट कर लो, पुट किया है तो कॉल कर लो। ठीक है। अब आर्बिट्रेज क्या होता है? आर्बिट्रेज इज द मोस्ट, आपने हिडनबर्ग की रिपोर्ट सुनी होगी, जिन्होंने अडानी साहब ने उनके बुरी तरीके से शेयर गिरा दिया, वापस से अडानी साहब के शेयर एकदम हाइट पे जा रहे हैं, है ना। तो हिडनबर्ग की रिपोर्ट के अंदर क्या था? हिडनबर्ग के जितने भी इन्वेस्टर थे उन सब ने क्या कर रखा था? शॉर्ट सेल कर रखा था।
शॉर्ट सेल, यानी कि प्रोडक्ट है नहीं उनके पास, अभी है नहीं उनके पास, अडानी के शेयर नहीं थे, लेकिन उन्होंने पहले से ही हाई प्राइस पे सेल कर दी। तो जैसे ही हायर प्राइस पे सेल हुआ है, भाव गिरे, उनके अगले दिन 20% भाव गिरे, तो उन्होंने लोअर प्राइस पे भाव जो किए थे शेयर वो बाय कर लिए, और बाय करके उन्होंने सेल तो कर ही रखा था। तो उससे क्या हुआ, एडजस्टमेंट हो गया। जब वो एडजस्टमेंट हुआ तो इन्होंने बहुत सारा पैसा बनाया। जना हिडनबर्ग की जो टॉप 10 इन्वेस्टर है, उन्होंने करोड़ों अरबों रुपए अडानी ग्रुप के डाउनफॉल से बनाए। यही उनका अडानी ग्रुप का सबसे बड़ा क्लेम है कि जो हिडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है वो फॉल्सी है, क्योंकि उससे बहुत सारे शॉर्टफॉल की पोजीशन लेके वो बैठे हुए थे, और शॉर्ट सेल की पोजीशन जैसे ही अगर उनकी हिट होती है, भाव जितना गिरेगा इतना वो ज्यादा पैसा बना रहे थे। तो यही आर्बिट्रेज होते हैं। ये क्या करते हैं, एक जगह से माल खरीद के दूसरी जगह बेचते हैं, और ये यूजुअली शॉर्ट सेल में काम करते हैं। ठीक है, बियर और बुल वाला तो मामला रहता है इनका, शॉर्ट इन द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, शॉर्ट करते हैं कि प्राइस गिरेगी ही गिरेगी। ये हमेशा थोड़ा सा इस तरीके से सोचते हैं कि भाव गिरने ही गिरने, टूटने ही टूटने। ठीक है, बट बेसिकली आर्बिट्रेज वो पर्सन होते हैं जो एक मार्केट से लेकर दूसरे मार्केट में बेचते हैं, इन्हीं को आर्बिट्रेज बोला जाता है। कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल, कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल बड़ा इंटरेस्टिंग मॉडल है। कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल का केवल ये डिफरेंस होता है कि जो आज स्पॉट प्राइस है और अपनी फ्यूचर प्राइस है, इसका जो डिफरेंस होगा वही तो हमारा कॉस्ट ऑफ कैरी कहलाएगा, COC। आज स्पॉट प्राइस 100 रुपये है, फ्यूचर प्राइस 110 होगी या 108 होगी, नहीं पता हमको। 10 रुपये हमारा कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल के अंदर आ गया। बहुत सिंपल से बता रहा हूं मैं, कोई इसमें अंदर टेक्निकल तो आ ही नहीं रहा हूं। देखिए यहां पर कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल पे आउट द कैरी डिफरेंस बिटवीन द फ्यूचर एंड द स्पॉट प्राइस, फ्यूचर एंड द स्पॉट प्राइस ऑफ द एनी टाइम। फ्यूचर प्राइस और स्पॉट प्राइस का जो डिफरेंस निकलेगा, अब 10 निकल रहा है, -8 निकल रहा है, क्या निकल रहा है वो नहीं अपन को सोचना है। दोनों का जो डिफरेंस है उसी को ही COC बोला जाता है। ठीक है, फ्यूचर प्राइस कितनी होने वाली और ये कितना होने वाला है, आज करंट प्राइस कितनी है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो COC कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन ऑफ मार्केट इंडेक्स। अब मार्केट इंडेक्स क्या बताता है, एप्लीकेशन क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि एप्लीकेशन बताइए भैया, मार्केट इंडेक्स क्यों बनाया। आज हमने सेंसेक्स क्यों बनाया, ठीक है, NSE से भी तो काम हो रहा था, निफ्टी 50 क्यों बनाया, है ना, निफ्टी 50 क्यों बनाया, ठीक है, सेंसेक्स 30 क्यों बनाया। जो मेरी बातें आज सुन रहे हैं उन सब के लिए मेरी एक फ्री फंड की एडवाइस है। ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री काफ़ी बूम पे जाने वाली है, ये हमारी टीम ऑफ इन्वेस्टमेंट कह रही है। अगर आप ETF का कोई भी ऑटोमोबाइल का फंड खरीदते हैं, आज केवल 200,000 रुपीज़ से आप इन्वेस्ट करने की कोशिश करिए। सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क हमेशा रहता है, लेकिन वो क्या बता रहा है, अगर आप ETF बाय कर रहे हो, अगर आप इंडेक्स बाय कर रहे हो, तो क्या बता रहा है, पूरा मार्केट का ट्रेंड बता रहा है। यानी एक कंपनी खत्म हो सकती है ना, मारुति सुजुकी का शेयर डाउन में जा सकता है, आपका टाटा का शेयर गिर सकता है, लेकिन मार्केट गिर गया है इसका मतलब सारे के सारे शेयर गिर गए। तो यहाँ पर आज का एनालिसिस क्या कह रहा है, ठीक है, कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री काफ़ी प्राइम पर जाने वाली है। न्यूज़पेपर्स की भी कटिंग्स है काफ़ी, आज आप सर्च करोगे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में 60+% की ग्रोथ का एजम्पशन करा है, लेकिन होगा कि नहीं होगा मैं फिर कह रहा हूँ कोई नहीं जानता, मैं फिर कह रहा हूँ कोई नहीं जानता। लेकिन ये सेंसेक्स 30 और निफ्टी 50 बताता क्या है, पूरा मार्केट का हाल बताता है कि मार्केट में पैसा बना कि मार्केट में पैसा गया। अब एप्लीकेशन ऑफ मार्केट इंडेक्स पहला क्या है, इन्वेस्टर के काम आता है, कंपनी मैनेजमेंट के काम आता है, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन बनाने के काम आता है, टैक्स इंपोज करने के काम आता है, FIIs के काम आता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन के काम आता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के काम आता है। इसके अलावा हमको जो अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं बिजनेस का, जो इकोनॉमिक्स स्टूडेंट होते हैं उनके काम आता है, और इसकी लूप होल्स बताने में पता चलता है कि मार्केट अभी बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, देश की इकोनॉमी सुधरेगी नहीं सुधरेगी। यही सारी चीजें हमको मार्केट इंडेक्स बताता है। सिंपल है ना, 6-7 पॉइंट बना के लिख लेना, पूरा क्वेश्चन एज इट इज सही जाता है। इंडियन डेरिवेटिव मार्केट, देखो इंडियन डेरिवेटिव मार्केट के ऊपर अपन फर्स्ट यूनिट के अंदर भी काफी थोरोली बात कर चुके हैं। एक इसके बदला सिस्टम था उसके ऊपर भी बात कर चुका हूं मैं, ठीक है। डेरिवेटिव्स, अब इसमें छोटी सी इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। डेरिवेटिव्स आर फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट डिराइव द वैल्यू फ्रॉम अंडरलाइंग एसेट्स।
अंडरलाइंग एसेट्स मैंने आपको बोला ही था कि जब तक वो एसेट्स है तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे दूध के ऊपर अपन ने घी की प्राइस लगाई, क्रूड ऑयल के ऊपर अपन ने पेट्रोल की प्राइस लगाई थी, है ना। वेयर द वैल्यू ऑफ डिराइव फ्रॉम द प्राइस ऑफ द वैल्यू फ्लक्चुएशन ऑफ द अंडरलाइंग एसेट। अंडरलाइंग एसेट्स के कारण ही हमारी एक्चुअल में, जैसे कि पेट्रोल की प्राइस क्यों चेंज होती है, क्रूड ऑयल के कारण। और ये इंडियन डेरिवेटिव मार्केट थोड़ा वन ऑफ द ओल्डेस्ट मार्केट के अंदर कहा जाता है। 1875 फ्यूचर ट्रेडिंग एसोसिएटेड 1875 से शुरू हो गई थी। 1952 द गवर्नमेंट इंडिया बैंड द कैश सेटलमेंट एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, बाद में इसको फिर शुरू किया गया था। ठीक है, आगे इसकी थ्योरी नहीं है, केवल जरा सा एक इसका शॉर्ट आर्टिकल ढूंढ लेना आराम से। इसका शॉर्ट आर्टिकल ही अपन को पढ़ना है 500 वर्ड्स का, इंडियन डेरिवेटिव मार्केट का। इसमें समझने लायक कम है, थोड़ा सा हिस्ट्री पैटर्न ज़्यादा था, इसलिए इसको थोरोली कवर नहीं किया गया। यहाँ तक आपका डेरिवेटिव मार्केट कंप्लीट हो गया है। जय हिंद, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जल्दी दूसरे वीडियोज़ लेकर आ रहा हूँ, बहुत जल्दी बहुत सारी तैयारियाँ आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। जय हिंद।